आजकल राष्ट्रवाद की परिभाषा पूर्णतया बदल गई है। लोग अपने अपने हिसाब से राष्ट्रवाद की परिभाषा गढ़ रहे हैं। वहीं राजनीतिक पार्टियां भी इसमें पीछे नहीं हैं। वह भी अपनी ओर से राष्ट्रवाद की नई नई परिभाषा बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसका साफ मतलब है कि अब अनेक रूप बदलते राष्ट्रवाद पर राष्ट्रीय चिंतन अति आवश्यक हो गया है। देश के प्रति समर्पण की भावना सभी के लिए आवश्यक हो गई है। राष्ट्रवाद शाश्वत सत्य है। राष्ट्र के निर्माण में राष्ट्रवाद की भूमिका हमेशा से ही अति महत्वपूर्ण रही है। देश के हर नागरिक की जिम्मेदारी उसकी राष्ट्र के प्रति गहरी निष्ठा हो, समर्पण हो। लेकिन भाई इसका यह कतई मतलब नहीं है कि सत्ता लोलुप राजनीतिक पार्टियां राष्ट्रवाद को धर्म संप्रदाय से जोड़कर सत्ता हथियाने का अवसर या अस्त्र बनाने का प्रयास करें, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों की इन्हीं बातों से राष्ट्रीय भावना कमजोर व खंडित और आहत एवं कष्टदायी होती है। ऐतिहासिक तौर पर लगातार सत्ता पर बने रहने के लालच से किसी भी राजा को, सम्राट को अथवा बादशाह को राष्ट्र की चिंता नहीं रहती है। वर्तमान परिदृश्य में राजनीतिक पार्टियों के नेता भी सत्ता के लालची हैं। कोई भी इस मामले में अलग नहीं है, सब एक जैसे हैं। अक्सर राष्ट्रवाद के मामले में कई बार देखा गया है राष्ट्र को धर्म से जोड़कर भावनात्मक तरीके से इसे सत्ता प्राप्ति का अस्त्र अथवा अवसर बनाकर उपयोग किया जाता रहा है। सत्ता सदैव परिवर्तनशील होती रहनी चाहिए। यह एक स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा को और मजबूत बनाती है, जबकि लगातार मिलने वाली सत्ता किसी भी सत्ताधीश को निरंकुश बनाकर हिटलर शाही के बीज बो देती है। देश में अवसरवादी राजनीतिक दलों की उपस्थिति ज्यादा बन गई है। जातिवादी समीकरण के अतिवादी दृष्टिकोण अधिकतम दिखाई देने लगे हैं। अपरिपक्व रूप में लोकतांत्रिक संस्थाओं का परिचालन हो रहा है। आम जन की तर्क बुद्धि और तर्क शक्ति सीमित होती जा रही है और दूरदर्शिता में भी कमी आई है। ऐसे ही कई कारण हैं जो जनता के दूरगामी लाभ के स्थान पर तात्कालिक लाभ की प्रक्रिया में बदल जाते हैं, जिससे अवसरवादी जनमत तथा तुष्टीकरण की नीतियां दूरगामी जनलाभ के अवसर को दूर ले जाते हैं। राजनीतिक पार्टियों की अवसरवादिता तथा पद का लालच होने की प्रवृत्ति, जनता को तुरंत लाभ देने का लालच भी, दूरदर्शी नीतियों में कमी आना, यह सभी लोकतंत्र को बहुत बड़े खतरे की ओर ले जाती हैं एवं इससे राष्ट्रीय विकास की क्षमता में बहुत ज्यादा कमी होने की संभावना बढ़ती जा रही है। जनता के हितों और उनकी भावनाओं से खिलवाड़ करके शोषण करना राष्ट्रीय भावना को कमजोर करता है और अंत में राष्ट्रीय चरित्र तथा अनुशासन में निश्चित रूप से भटकाव होने लगता है और राष्ट्रवादिता के स्थान पर आर्थिक तथा भौतिकवादी चरित्र जन्म ले लेता है। किसी नेता को अवतार का स्वरूप दे देना किसी को व्यक्तिगत लाभ दे सकता है और यह राजनीति का एक अंग भी हो सकता है, किंतु सदैव आशीर्वाद व पद के लिए लालची बने रहना राजनीति को गर्त में ले जाने का प्रमुख कारण है। क्योंकि जो व्यक्ति पद के लिए लालची होगा वह कभी भी गलत और अन्याय का विरोध नहीं कर पाएगा। वह सदैव अपने नेता को ही उचित बताएगा। यह अलग मुद्दा है कि जन भावना, बहुमत की भावना, सामाजिक प्रथाएं एवं तत्कालिक हित किसी भी लोकतंत्र के लिए आवश्यक अंग हैं। लोकतंत्र में विशेष परिस्थितियों में जनता का समर्थन प्राप्त करना एवं उनके हितों की रक्षा के लिए नए नए उपायों की अवधारणा करना, यह सब उचित हो सकता है और आवश्यक भी है।
किंतु राजनीति में पद का लालच करना, अवसरवादिता एवं जातिवाद को बढ़ावा देने की नीयत किसी भी दृष्टि से लोकतंत्र के हित में नहीं हो सकती है। भारतीय परंपरा में भी साम दाम दंड भेद सुशासन का प्रमुख उपकरण मान लिया गया है, पर इसके दूरगामी परिणाम तुष्टीकरण के साथ साथ अनुशासन की महत्ता को कमजोर करने का कार्य करते हैं। यह सुनिश्चित है कि बिना विकसित लोकतांत्रिक उपकरणों के लोकप्रियता को मापना एक दुष्कर कार्य हो जाता है। कई बार कम संख्या है, परंतु मजबूत संगठन वाले समूह के हित के लिए अनुचित साधन बनकर रह जाते हैं, और यही सब कारण है बहुमत के शासन या कहें लोकतांत्रिक आदर्श के विपरीत चले जाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि अवसरवादी लोग मौके का फायदा उठाकर दल बदल करके लोकतांत्रिक मूल्यों व सिद्धांतों को क्षति पहुंचाने के बहुत बड़े कारण बन जाते हैं। अवसरवाद तथा सत्ता की चाहत लोकतांत्रिक मूल्यों के दूरगामी दुष्परिणामों का बड़ा संकेत हो चुके हैं। भारतीय संविधान में भी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के छोटे छोटे छेदों से राजनीतिक दल अवसर के जो ताने बाने बुनने लगते हैं, उससे स्वच्छ राजनीति एवं लोकतांत्रिक मूल्यों को हमेशा ही नुकसान हुआ है। अब राजनीति में सिद्धांतों की प्रतिबद्धता बहुत निम्न स्तर पर पहुंच गई है, जिससे लोकतांत्रिक नीतियों और सिद्धांतों में बहुत ज्यादा विसंगतियां पैदा हो चुकी हैं, अंतराल पैदा हो चुका है। लोकतंत्र में बहुमत के साथ अधिनायकवाद या हिटलरशाही, अवतारवाद, सत्तालोलुपता और जातिगत समीकरणों का गलत तरीके से उपयोग सामंतवादी अलोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को जन्म दे सकता है। जातिवादी मतदान की लोकप्रियता की मजबूरी के कारण खाप पंचायतों का उदय हो गया, जो पंचायती लोकतंत्र को प्रतिस्थापित करके मूलभूत लोकतांत्रिक व्यवस्था के पतन का कारण भी बन सकता है। धर्म तथा धार्मिक प्रथाओं में समानता एवं स्वतंत्रता का हनन धार्मिक लोकतंत्र के अंत का ही स्वरूप है, जिसका प्रमुख कारण तुष्टीकरण आधारित लोकप्रियता एवं अवसरवाद हो सकता है। किसी भी राजनेता को अवतार मान लेना जातिवादी राजनीतिक व्यवस्था और पद पर बने रहने का लालच तानाशाही प्रवृत्ति को जन्म देता है, और राष्ट्रवादी होने के स्वरूप का दिखावा करके तानाशाही की प्रवृत्ति को आम जनता के ऊपर लगाना सैनिक, तानाशाही, अधिनायकवाद तथा फांसीवाद को भी जन्म देने की प्रक्रिया के ही यही सब अंग माने जाते हैं। लोकतंत्र में राजशाही की तरह शासकीय धन का मनमाना दुरुपयोग एक अनैतिक प्रक्रिया मानी जाती है एवं यह सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने का निम्न स्तरीय सबसे घटिया हथकंडा बताया गया है। इससे न सिर्फ जनता पर टैक्स का बोझ पड़ता है, बल्कि सार्वजनिक रूप से किए जाने वाले जनहित के कार्यों का भी अवरोधक बन जाता है। यह चुनाव में मतदान को प्रभावित करने के लिए टीवी में, मोबाइल में, फोन में, लैपटॉप में प्रचारित होकर लोकप्रियता प्राप्त की जा सकती है, किंतु आर्थिक, दूरदर्शी एवं लोकतांत्रिक न्याय के प्रतिकूल है। यह अनुकूल प्रक्रिया नहीं है। पाकिस्तान, म्यांमार, उत्तर कोरिया आदि देशों में व्यापक सुरक्षा के बावजूद हिंसा व आतंकवाद पर नियंत्रण न होना प्रियतावादी यानी कि लोकप्रियतावादी धारणा का प्रयोग सैन्य प्रभाव को बरकरार रखने के लिए यही सब आज हो रहा है। वहां पर लोकतंत्र का सदैव उद्देश्य तथा आदर्श जनता का समर्थन प्राप्त करना, किसानों की मजबूत व्यवस्थाओं की पूर्ति करना एवं जनता की हर सुविधा का ध्यान रखना है। लेकिन वर्तमान में देश का लोकतंत्र सत्ता का संचालन, अवसरवादिता
एवं किसी भी तरह सत्ता पर बने रहने की जुगत यानी कि जुगाड़ में क्षतिग्रस्त या कमजोर होता जा रहा है। लोकतंत्र में भविष्य की संभावनाएं एवं उसके स्तंभ कमजोर होते जा रहे हैं। ऐसे में देश के समृद्ध एवं प्रबुद्ध वर्ग को पहल करने के लिए आगे आना होगा, वरना लोकतंत्र में बढ़ती अव्यवस्थाओं के कारण व उनके दुरुपयोग से दूरगामी परिणाम विध्वंसकारी भी साबित हो सकते हैं। अवसरवादी व लोकप्रियतावादी विचारों के असंतुलित एवं तात्कालिक लाभों के स्थान पर बहुत सारे लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर ही संतुलित विकास एवं उसके समायोजन पर ध्यान देना चाहिए। परिणाम स्वरूप जनता, सरकार, राजनीतिक दल, मीडिया, सिविल सोसाइटी तथा अन्य सभी के हित की दृष्टि में बहुत ही व्यापक तथा दूरगामी परिणाम लाने वाले लोकतांत्रिक स्तंभ को एकजुट होकर सामाजिक संतुलन बनाए रखना होगा एवं हम सभी को एकजुटता के साथ किए गए प्रयास से लोकतांत्रिक मूल्यों, सिद्धांतों एवं उनकी मूलभूत अवधारणाओं की रक्षा हो सकेगी। आप सभी राष्ट्रप्रेमी हैं, लेकिन किसी के हिसाब से राष्ट्रवाद की परिभाषा ना बोलें। राष्ट्रवाद वास्तव में देशभक्ति की भावना से लबरेज रहने की एक अलग स्थिति है। ऐसा नहीं है कि अगर हम किसी दल या राजनेता का विरोध करेंगे तो हम राष्ट्र विरोधी बन जाएंगे। वास्तव में देश प्रेम एक अलग बात है और अपने निजी हित एक अलग बात है। दोनों को एक साथ जोड़ा नहीं जा सकता है और ना ही जोड़कर देखा जा सकता है। अगर मेरे किसी निर्णय से देश को क्षति पहुंचाने की नीयत हो तो यह राष्ट्र विरोधी भावना और कार्य माना जाएगा, लेकिन किसी दल का और राजनेता का विरोध करना या किसी धर्म के प्रति निष्ठावान रहना राष्ट्र विरोधी नहीं कहलाता है। इसलिए राष्ट्रवाद और राष्ट्र प्रेम सर्वोपरि था, है और रहेगा। जय हिंद, जय भारत के साथ आज की चर्चा से हमें इजाजत दीजिए। और भाई लोग, लाइक, शेयर और कमेंट्स आदि जो कुछ भी होता हो वह सब कर दीजिए और हमको एक बार फिर से इजाजत दीजिए। नमस्कार।